नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी कुशलता की मंगल कामना करते हुए आइए आज से एक विशेष सीरीज़ शुरू करते हैं जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का जो मुख्य व्यवसाय है वह कृषि है और यहाँ की जो श्रम शक्ति है लगभग 70% जो है टोटल जो श्रम शक्ति है उसका 70% कृषि कार्यों में लगा हुआ है। और कृषि कार्य जो है वह ज़मीन पर की जाती है और ज़मीन जो है वो उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन होती है और उसकी व्यवस्थाओं को जानना समझना किसानों के लिए अति आवश्यक हो जाता है। चूँकि कृषि कार्य जो है प्रत्यक्ष रूप से वो ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्य है, क्योंकि खेती जो है वो ज़मीन पर की जाती है, खेतों में की जाती है। तो इसलिए ज़मीन की जानकारी जो है, ज़मीन व्यवस्था की जानकारी जो है किसानों को होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लाजिमी हो जाता है। तो आज से हम ये विशेष जो सीरीज़ है वो किसानों को केंद्रित करके शुरू कर रहे हैं ताकि किसानों को भू व्यवस्था की जानकारी हो सके और उनकी समझ में इजाफा हो सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी विवाद उत्पन्न होते हैं वो सभी विवादों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो भूमि विवाद ही सामने आती है। तो भूमि विवाद जो है उसके सामने आने के मुख्यतः दो कारण होते हैं। पहला कारण तो है कि किसानों के पास जो है भूमि से संबंधित दस्तावेज का न होना, उनके द्वारा संभाल करके न रखा जाना और सरकारी कार्यालयों में भी भूमि के दस्तावेज़ों को सहेज कर न रखा जाना। मतलब कि भूमि से संबंधित दस्तावेज़ों का मिसिंग होना। तो इसका तो समाधान कुछ हद तक हो चुका है। सरकार ने भूमि संबंधी दस्तावेज़ों को डिजिटलाइजेशन कर दिया है और झारभूमि.com पर जा कर के आप झारखंड से संबंधित जितने भी ज़मीन हैं अपने ज़िले का या अपने मौजा का ज़मीन को देख सकते हैं। तो इस समस्या का तो हद तक निराकरण हो गया है। लेकिन दूसरी जो समस्या है कि राजस्व व्यवस्था जो है, भूमि संबंधी व्यवस्था की समझ का न होना, और ये समझ का न होना किसानों के लिए विवाद का कारण बन जाता है। तो ये जो हम सीरीज़ लेकर के आए हैं विशेष रूप से इसीलिए लेकर के आए हैं कि भूमि संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में किसानों की जागरूकता हो और किसानों में इसकी समझ बढ़े। तो आज हम इस एपिसोड में बताएंगे टाइप्स ऑफ लैंड, मतलब भूमि के प्रकार। तो आपको जानना चाहिए कि जो भूमि व्यवस्था है, भू व्यवस्था है, वो राज्य सूची का विषय है। इसलिए इससे संबंधित जो भी नियम कानून जो भी बनाए जाते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं और राज्य सरकार के द्वारा ही उन्हें लागू किया जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हम बताएंगे सरकारी भूमि के बारे में। देखिए, जो ज़मीन होती है वो दो प्रकार की होती है, एक सरकारी भूमि और एक गैर सरकारी भूमि। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो सरकारी भूमि की करेंगे। और सरकारी भूमि को जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज के इस एपिसोड में।
तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि भू राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक ग्राम को मौजा कहा जाता है और उस मौजा में जितनी भी ज़मीनें होती हैं, सपोज करें कि उस ग्राम या मौजा में 1000 एकड़ की ज़मीन है, तो जो भी ज़मीन है वहाँ पर वो सभी का, हर ज़मीन का जो है रिकॉर्ड रखा जाता है खतियान बना करके। सरकार जो है सो सर्वे कराती है, सर्वे के द्वारा जो है प्रत्येक एक इंच ज़मीन का जो है नक्शा बनाया जाता है और प्रत्येक रैयत का जो है, जो भी वहाँ के ज़मीन पर काबिज रैयत हैं या जो भी सरकारी ज़मीन है, उसका खतियान बनाया जाता है। तो खतियान में जो है भूमि का प्रकार जो है दर्ज होता है। हर रैयत का जो अपना खतियान है, उस खतियान में उसके ज़मीन की जो प्रकार है, भूमि है, वो दर्ज होता है। तो भूमि की प्रकृति जो है उसको कह सकते हैं नेचर ऑफ लैंड। तो आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे सरकारी भूमि की और अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे गैर सरकारी भूमि की। तो गैर सरकारी भूमि जो है वो आम जनता की होती है और सरकारी भूमि जो है वो सरकार की होती है। तो आइए चर्चा करते हैं सरकारी भूमि की। सरकारी भूमि जो है मुख्यतः ये 5-6 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं। पहला है गैर मजरूआ आम, दूसरा है गैर मजरूआ खास या मालिक, तीसरा है कैसरे हिंद, चौथा है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पांचवा है खास महाल, छठा है जंगल झाड़ी और सातवां है गोचर। इसके अलावा भी अन्य प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है ये प्रकार ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब बारी बारी से इन प्रकारों की चर्चा कर लेते हैं। गैर मजरूआ आम, देखिए मजरूआ जो है ये एक उर्दू वर्ड है, उर्दू शब्द है, जिसका अर्थ होता है बोया या रोपा हुआ। तो ऐसी ज़मीन जो बोया या रोपा हुआ नहीं है उसको हम गैर मजरूआ कहते हैं। सीधा सा अर्थ है कि जो खेत न हो, कृषि योग्य भूमि न हो, कृषि के अलावे अन्य उपयोग में जो भूमि आती है उसे हम गैर मजरूआ आम कहते हैं। इसमें बंजर ज़मीन जो है, परती ज़मीन जो है, खाली ज़मीन जो है, पहाड़ी है, शरात है, शरात की ज़मीन, तो उसे गैर मजरूआ कहेंगे, है ना। और आम का मतलब होता है कि जिसका आम व्यक्ति उपयोग करता है, सभी के लिए सामुदायिक उपयोग होता है ना, इन जनरल उपयोग होता है। तो ऐसे ज़मीन को हम गैर मजरूआ आम कहते हैं। देखिए प्रत्येक गांव या मौजा में कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जो समुदाय के द्वारा यूज होती हैं, समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति उसको यूज कर सकता है। जैसे कि बाज़ार है, हाट है, बाज़ार है, सड़कें हैं, पहाड़ है ना, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है। इसके अलावा स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, है ना। तो ये जो भी सामुदायिक ये उपयोग के जो ज़मीन है उसको हम गैर मजरूआ आम ज़मीन कहते हैं। यह ज़मीन जो है विशुद्ध रूप से सरकार की होती है, इसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती, इसकी बंदोबस्ती नहीं हो सकती। तो ऐसे ज़मीन को हम गैर मजरूआ आम कहते हैं। इसकी जो खरीद बिक्री है वो अपराध मानी जाती है। और गैर मजरूआ आम जो ज़मीन होती है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव भी संभव नहीं है। हाँ, यदि ग्राम सभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है कि इसके उपयोग में बदलाव किया जाए, जैसे मान लीजिए कहीं पर स्कूल चल रहा हो गैर मजरूआ आम ज़मीन पर और वह स्कूल बंद हो गया हो, तो उस स्कूल की बिल्डिंग को गिरा करके, पुराने जीर्ण शीर्ण जो स्कूल है उसकी बिल्डिंग को गिरा करके यदि वहाँ पर हम अस्पताल बनाना चाहते हैं,
सामुदायिक उपयोग की दूसरी चीज़ें बनाना चाहते हैं। तो इस आशय का यदि ग्राम सभा प्रस्ताव पारित कर देती है तो सर्कल ऑफिसर मतलब अंचल अधिकारी के द्वारा इसकी फ़ाइल जो है बढ़ाई जाती है और डिप्टी कमिश्नर के द्वारा होते हुए यह जो फाइल है वो सीधे राज्य सरकार की कैबिनेट में जाती है और यदि राज्य सरकार की कैबिनेट इसे पास कर देती है तो ही गैर मजरूआ आम ज़मीन के उपयोग में बदलाव किया जा सकता है। तो ये गैर मजरूआ आम के बारे में जानकारी हुई। इसके बाद है गैर मजरूआ खास या मालिक। देखिए, खतियान में एक दूसरे प्रकार की भी ज़मीन होती है जिसको हम गैर मजरूआ खास या मालिक कहते हैं। देखिए, ये भी मजरूआ का मतलब हुआ कि कृषि और गैर लगा हुआ आगे मतलब गैर कृषि कार्य के लिए जो ज़मीन है, मतलब जहाँ पर कृषि नहीं होती वो उसका अन्य उपयोग होता है ना, उसको हम गैर मजरूआ खास या मालिक ज़मीन कह सकते हैं। अब आम और ख़ास में थोड़ा सा अंतर है, दोनों है सरकारी ज़मीन ही, लेकिन गैर मजरूआ आम की जो ज़मीन होती है उसकी बंदोबस्ती नहीं हो सकती और गैर मजरूआ ख़ास जो ज़मीन होती है उसकी बंदोबस्ती की जा सकती है। यदि कोई भूमिहीन व्यक्ति हो जो एसटी, एससी या ओबीसी कैटेगरी का हो और वो भूमिहीन जो व्यक्ति है यदि सर्कल ऑफिसर के पास इस आशय का आवेदन देता है कि उसे ज़मीन उपलब्ध कराया जाए तो गैर मजरूआ खास ज़मीन से उसे कुछ ज़मीन जो है बंदोबस्त किया जा सकता है आवासीय उद्देश्य के लिए, घर मकान बनाने के लिए। तो गैर मजरूआ खास जो है इसकी बंदोबस्ती संभव है। और इसके अलावा जो है देखिए, ये खतियान में जो ये ज़मीन होती है गैर मजरूआ खास के नाम से ये जानी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर इसका भी जो है सरकार उपयोग कर सकती है उद्योग धंधे लगाने में, स्कूल कॉलेज खोलने में, कब्रिस्तान बनाने में, श्मशान बनाने में, सार्वजनिक उपयोग की चीज़ों को करने के लिए इस ज़मीन का भी उपयोग सरकार कर सकती है और इसमें से भूमिहीनों को भी बसाने के लिए बंदोबस्ती कर सकती है। तो इस प्रकृति की जो ज़मीन होती है खतियान में उसको हम गैर मजरूआ खास या मालिक ज़मीन कहते हैं। चलिए, इसके बाद है केसरे हिंद। देखिए, केसरे हिंद जो ज़मीन होती है वह सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और ये केंद्र सरकार की ज़मीन है, लेकिन जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया कि भू राजस्व व्यवस्था जो है वह राज्य सरकार का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार तो अपने ज़मीन का प्रोटेक्शन कैसे करेगी, तो उसके वह ना तो नियम कानून बना सकती है न ही उसका संरक्षण कर सकती है, क्योंकि भू व्यवस्था जो है राज्य सरकार के अधीन है। इसलिए केंद्र सरकार की जो ये केसरे हिंद ज़मीन होती है इसकी भी प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है और अंततोगत्वा सीओ के पास इसकी जिम्मेवारी आती है और सीओ ही इसका प्रोटेक्शन करते हैं, इस पर अतिक्रमण होने से रोकते हैं और इसका केंद्र सरकार जो है अपने हिसाब से है ना अपने कार्यालय स्थापित करने के लिए इसका उपयोग कर सकती है। इसके बाद अगला जो प्रकार है वह है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। देखिए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिसे हम स्थानीय भाषा में जिला परिषद कहते हैं, तो ये जिला परिषद की ज़मीन होती है। जिला परिषद चाहे तो इस पर अपने दुकान खुलवा करके किराए पर लगा सकती है, यहाँ पर बाज़ार लगा सकती है, डाक बंगला बना सकती है, अपने स्कूल कॉलेज खोल सकती है ना,
और उससे रिवेन्यू भी प्राप्त कर सकती है ना। तो ये तमाम जो कार्य हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वहाँ पर अपना बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड बना सकती है और उससे रिवेन्यू जो है कलेक्ट कर सकती है। तो ऐसी जो ज़मीन होती है उसको हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ज़मीन कहते हैं। पुराने जितने भी अंग्रेज़ों के ज़माने के डक बंगला हुआ करते थे वो सभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ज़मीन पर ही बने होते थे। इसके बाद भूमि का जो अगला प्रकार है उसे हम खास महाल कहते हैं। अब खास महाल थोड़ा सा एक जटिल और तकनीकी ज़मीन है। इसको समझने के लिए हम विशेष रूप से विस्तार में जाएंगे। देखिए, हमारे यहाँ जो है अंग्रेज़ों के समय में ये जो शासक थे वो अंग्रेज़ थे और अंग्रेज़ों ने जो है ये भूमि व्यवस्था के संचालन के लिए एक मध्यस्थ रखे हुए थे जिसको हम ज़मींदार कहते हैं। ज़मींदार जो है अपनी ज़मीन जो है वो रईतों में बांटते थे और रईतों से जो है रैयत उसमें खेती करते थे और फसल उगाने के बाद आय से जो है रेवेन्यू देते थे ज़मींदार को, टैक्स देते थे, लगान देते थे। अब ये जो रेंट ये ज़मींदार को प्राप्त होता था तो ज़मींदार जो है उसको ये ब्रिटिश सरकार को देता था। तो इस तरह से एक सिस्टम बना हुआ था। अब इसमें जो शासक वर्ग थे अंग्रेज़, उन्होंने कई शहरों में अपना डेरा जमाया हुआ था और उन शहरों में उनके आशियाने हुए करते थे, उनके रहने के स्थान होते थे, बाग बगीचे, है ना, उनके गाड़ियों को रखने के, घोड़ों को रखने के, है ना, उनके जो भी नौकर चाकर जो भी इंतजामात थे उनके, वो सारे वहाँ पर रहते थे। तो ऐसी ज़मीनों को जहाँ पर अंग्रेज़ और उनके मातहत लोग रहते थे उसको हम खास महाल की ज़मीन कहते हैं। और ये सरकारी ज़मीन हुआ करती थी, इसका कोई लगान नहीं कटता था, है ना। तो ऐसी ज़मीन जो है वो खास महाल की ज़मीन कही जाती थी जहाँ पर कि शासक यानी अंग्रेज़ खुद रहा करते थे। लेकिन समय के साथ जब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए तो खास महाल की जो ज़मीन है वह लीज पर दी जाने लगी। चूँकि ये सरकारी ज़मीन थी तो इसको लीज पर दी जाने लगी और ये जो लीजधारी थे उनसे एग्रीमेंट किया जाता था और एक राशि तय की जाती थी। उस राशि पर उसको 10 वर्षों के लिए, है ना, लीज पर दिया जाता था ज़मीन एक निश्चित अवधि के लिए। तो यही खास महाल ज़मीन है। और झारखंड राज्य में यदि बात करें तो बहुत से शहर हैं जो पूरी तरह से खास महाल की ज़मीन पर ही बने हुए हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं साहेबगंज। साहेबगंज जो है वो अंग्रेज़ों का अड्डा था, तो वहाँ की जो सारी शहरी ज़मीन है वो खास महाल की ज़मीन है। इसके बाद डाल्टनगंज, जिसे अब मैदिनी नगर कहा जाता है, तो मैदिनी नगर शहर की जो पूरी ज़मीन है, जो बाज़ार की ज़मीन, रिहायशी ज़मीन, वो पूरी की पूरी ज़मीन जो है खास महाल की ज़मीन है। इसका लगान रसीद नहीं कटता है। जो भी बसे हुए हैं वे लीज पर जो है सरकार से अपनी ज़मीन को ले सकते हैं और रह सकते हैं। तो यहाँ भी एक बहुत समस्या बनी हुई है खास महाल ज़मीन की, चूँकि लीज का नवीकरण जो है बहुत दिनों से नहीं हुआ है और जब भी लीज नवीकरण की बात आती है तो हाई रेंट जो है सरकार के द्वारा निर्धारित होती है, जिसका वहाँ के लोग जो है वर्षों से जो लोग रह रहे हैं इसका प्रायः विरोध करते हैं। अब आते हैं जंगल झाड़ी। बहुत सी ज़मीनें जो हैं खतियान में जंगल झाड़ी के रूप में दर्ज होता है। तो जंगल झाड़ी के रूप में जो दर्ज है वह ज़मीन जो है वन एवं पर्यावरण विभाग झारखंड सरकार के मातहत होती है और यह भी विशुद्ध रूप से सरकारी ज़मीन है। इसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती, इसमें अतिक्रमण नहीं हो सकता,
हाँ, विशेष परिस्थिति में सरकार ने एक कानून लाया है, वन पट्टा अधिकार अधिनियम, जिसके तहत जंगल में वर्षों से रह रहे लोगों को, आदिवासियों को वन भूमि का पट्टा दिया जाता है कि वन में जहाँ भी खाली ज़मीन है उसका वो खेती के लिए या घर बनाकर रहने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो ज़मीन है वो गोचर है, जहाँ पर कि लोग परंपरागत रूप से गाय चराते हैं, है ना, वो तो ऐसी ज़मीनों को गोचर ज़मीन कहते हैं। इस तरह के जो तमाम जो ज़मीन हैं ये सभी ज़मीन सरकारी ज़मीन कहलाते हैं। तो आपने देखा आज के इस एपिसोड में मैंने चर्चा किया ये सरकारी ज़मीन की गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, केसरे हिंद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, खास महाल, जंगल झाड़ी, गोचर। अगले एपिसोड में हम लेकर के आएंगे गैर सरकारी भूमि, और गैर सरकारी भूमि जो है उसकी हम चर्चा करेंगे कि गैर सरकारी जो भूमि है उसमें कौन कौन से ज़मीन आते हैं। गैर मजरूआ खास जो ज़मीन होती है इसके बारे में हम एक तकनीकी जानकारी आपको देते हैं कि गैर मजरूआ खास ज़मीन की बंदोबस्ती जो है की जाती है। और देखिए हमारे यहाँ जो ज़मींदार हुआ करते थे तो वे गैर मजरूआ खास ज़मीन की अंधाधुंध जो है बंदोबस्ती करते थे। उस समय कोई ऐसा नियम या कानून नहीं था कि कितनी भूमि की बंदोबस्ती करनी है, कोई लिमिटेशन नहीं था। तो अपने लोगों को बड़े पैमाने पर जो है बंदोबस्ती करते थे। तो जब देश आज़ाद हो गया और यहाँ पर बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट बन गया 1950 में, तो बिहार भूमि सुधार अधिनियम जब बना तो उसमें ये उल्लिखित किया गया कि 1 जनवरी 1946 के पहले यदि ज़मींदार ने किसी रैयत को हुक्मनामा के द्वारा या रजिस्टर्ड डीड के द्वारा, है ना, यदि उसका हस्तांतरण किया हो, ज़मीन का बंदोबस्ती किया हो, तो वही मान्य होगा। और यदि 1 जनवरी 46 के बाद यदि गैर मजरूआ खास ज़मीन की बंदोबस्ती की गई है तो वह मान्य नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से जिन्होंने भी 1 जनवरी 46 के पूर्व जो है वो ज़मींदार से गैर मजरूआ खास ज़मीन की बंदोबस्ती या रजिस्ट्री करवाई है या हुक्मनामा के द्वारा या पट्टा के द्वारा खरीदगी की है, तो वही गैर मजरूआ खास ज़मीन जो है उसकी रसीद कटेगी और वो उनका माना जाएगा। अन्यथा ऐसी सारी ज़मीन जो है संदेहास्पद की श्रेणी में रखी जाएगी और उसका रसीद नहीं कटेगा और न ही उसका हस्तांतरण होगा, ट्रांसफ़र भी नहीं किया जा सकता है। तो ये गैर मजरूआ खास ज़मीन के बारे में एक तकनीकी जानकारी थी। तो आज की ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जो है जा कर के हमें ज़रूर अवगत कराएं। और अगले एपिसोड में हम लेकर के आने वाले हैं गैर सरकारी भूमि के बारे में। इसी तरह से ये जो भूमि और राजस्व व्यवस्था की जो हमने सीरीज़ शुरू की है इसमें हम बहुत ही उपयोगी जानकारी लेकर के आने वाले हैं, जैसे कि रजिस्टर 1 मतलब कि खतियान क्या है, रजिस्टर 2 मतलब कि जमाबंदी रजिस्टर क्या है, बंडा पर्चा क्या है ना, ज़मीन की खरीद बिक्री कैसे की जाती है, खरीद बिक्री में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। ये तमाम जो भूमि से संबंधित जानकारियां हैं इसको हम लेकर के आपके बीच आने वाले हैं। आप हमारे एपिसोड इसी प्रकार देखते रहें और लाभान्वित होते रहें। यदि आपको हमारे ये एपिसोड अच्छा लगा हो
तो आप अपने मित्रों के बीच इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी अनुरोध के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।